दोस्तों, आज की दुनिया में अगर कोई भी ये सवाल करे कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो शायद हम में से ज़्यादातर लोगों का जवाब एक ही होगा और वह होगा आतंकवाद और क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, दुनिया में ऐसा शायद ही कोई मुल्क होगा जो आतंकवाद और क्लाइमेट चेंज जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित ना हो। अरे, कहीं आप भी तो उसी गंभीर गलतफहमी का शिकार तो नहीं हुए जिससे कभी दुनिया का सुपर पावर अमेरिका ग्रसित था, जो यह मानने को तैयार नहीं था कि आतंकवाद गरीब मुल्क का नहीं बल्कि एक वैश्विक चुनौती है। वह तो यही सोचता था ना कि आतंकवादी तो सिर्फ गरीब और कमजोर मुल्कों की इंटरनल प्रॉब्लम है। आतंकवाद की समस्या तो सिर्फ एक फेल्ड स्टेट में ही होती है। यहाँ तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। वह हमारे जैसे पावरफुल देशों में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। लेकिन याद है ना दोस्तों, वो 9/11 का अटैक जिसने अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद की सोच ही बदल गई थी। जो अमेरिका आतंकवाद को सिर्फ गरीब देशों की अपना इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम मानता आया था, उसे समझ में आ गया कि आखिरकार आतंकवाद है क्या। उसे समझ में आ गया कि भैया आतंकवाद तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और गरीब ही नहीं, हमारे जैसा पावरफुल देश भी इसकी चपेट में आ सकता है। दोस्तों, अगर आप 9/11 के अटैक को भूल चुके हैं तो मैं आप सभी को एक बार इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूं कि इसमें हुआ क्या था। दरअसल 9/11 के अटैक में हुआ कुछ ऐसा था कि अलकायदा के 19 खूंखार आतंकियों ने 4 कमर्शियल प्लेन्स को हाईजैक कर लिया था, जिसके बाद 2 प्लेन को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग में क्रैश किया था और एक प्लेन आतंकियों ने पेंटागन हाउस, जो कि अमेरिकन मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, उसमें क्रैश किया था। चौथा प्लेन अमेरिकन कैपिटल वॉशिंगटन में फेडरल गवर्नमेंट की बिल्डिंग को टारगेट करने वाला था। आतंकियों और पैसेंजर्स के बीच लड़ाई होने के कारण वह टारगेट से पहले ही क्रैश हो गया था। उस हमले में कम से कम 3,000 लोगों की जान गई थी और घायल होने वालों की बात ही ना करो। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि 9/11 का वह हमला आतंक के इतिहास का सबसे बड़ा हमला था। उस हमले के बाद पूरी दुनिया की सोच बदल गई थी। विश्व की महाशक्ति आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के मूड में आने लगी थी। को पालने पोसने वालों पर भी अमेरिका और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा सैंक्शंस लगाए जाने लगे। दोस्तों, अब हम वापस लौटते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में दुनिया भर में एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों आतंकी संगठन है, जिसमें से अधिकांश को अमेरिका या यूनाइटेड नेशंस द्वारा बैन कर दिया गया है। आतंकी संगठन दुनिया के किसी न किसी हिस्से में एक्टिव रहते ही हैं। बैन कर दिया तो इससे क्या हुआ? सीधे साधे लोग तो ये है नहीं कि 2 दिन खाना नहीं दिया और 2 थप्पड़ लगा दिया और ये बम फोड़ना छोड़कर स्कूल जाना शुरू कर दें। आखिर ये है तो आतंकी ही। बम खाकर कहीं ना कहीं स्कूल में, हॉस्पिटल में, एयरपोर्ट पर या फिर रेलवे स्टेशन पर फटेंगे ही। लेकिन अगर आप देखोगे, रिसर्च करोगे तो आप पाओगे कि मोस्ट ऑफ देम कम्स फ्रॉम ए मुस्लिम कंट्री। जी हाँ, यह आप पाओगे कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में एक्टिव है तो वो भी उसका मेन रूट किसी न किसी मुस्लिम कंट्री से ही होगा। जैसे कि इंडियन मुजाहिदीन एक्टिव तो है इंडिया में और इसके मोस्ट लिस्ट इंडियन ओरिजिन के ही होते हैं, लेकिन यह भी पाकिस्तान द्वारा ही स्पॉन्सर्ड है और इसके फाउंडेशन से लेकर सभी एक्टिविटीज में पाकिस्तान या पाकिस्तान के एस्टेब्लिश्ड ग्रुप लश्कर ए तैयबा का डायरेक्ट कंट्रोल पाया गया है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि ग्रुप्स का ओरिजिन रूट या फिर एक्टिव रीजन मुस्लिम कंट्रीज में ही होता है? इसे समझने के लिए हमें समझना बेहद ही जरूरी हो जाता है दोस्तों कि आखिर क्या कारण होता है जिससे कि समाज के कुछ लोग इस राह पर निकल पड़ते हैं और जब तक उनकी सांसें चलती हैं वो सिर्फ मासूमों को मारने का ही काम करते हैं। आतंकवाद के जन्म का कारण, वैसे आतंकवाद के पनपने को लेकर दुनिया भर में हजारों थियरीज हैं कि लोग के राह पर क्यों चलते हैं, लोग दहशत क्यों फैलाते हैं, लोग बेकसूर लोगों को क्यों मारते हैं, लेकिन आतंकवाद को लेकर पूरा विश्व एकजुट नहीं दिखाई पड़ा है। हमने अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कई इंटरनेशनल स्टेजेस पर यह कहते हुए सुना है कि अब वक्त आ चुका है कि दुनिया को आतंकवाद को एक मत से डिफाइन करना चाहिए और ये गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के झमेले से ऊपर उठना चाहिए। 9/11 से पहले वैश्विक महाशक्तियों जैसे कि अमेरिका का आतंकवाद को लेकर रवैया कुछ और था और फिर उस अटैक के बाद उसका विचार कुछ और हो गया। तो ऐसे ही आज भी दुनिया टेररिज्म को लेकर किसी एक सोफिस्टिकेटेड थियरी पर नहीं पहुंच पाई है। जी हाँ, लेकिन कई एक्सपर्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के व्यूज को एनालाइज करने के बाद कुछ फैक्टर्स को कंपाइल किया जा सकता है जो आतंकवाद बनने के रीजंस को डिफाइन कर पाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, हंगर, ग्लोबलाइजेशन, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ऑयल, इस्लाम, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, साइकोपैथी और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही लोगों में आतंकवाद को लेकर एक और अवधारणा बन चुकी है दोस्तों कि भाई ये बात कुछ नहीं है बल्कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स और बिजनेस का एक तरीका है। कभी किसी पावरफुल देश की दूसरी टेरिटरी को हड़पने की कोशिश भी बात को जन्म दे देती है, क्योंकि किसी भी देश में जितनी ज्यादा इनस्टेबिलिटी होगी उस देश की सरकार उतनी ही कमजोर होगी और उस देश में पावरफुल देश जैसे अमेरिका, रशिया अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो सीरिया या इराक मुस्लिम देशों की जो
आतंकवाद से सबसे अफेक्टेड कंट्रीज बन चुके हैं और अमेरिका और रूस के लिए ये सिर्फ एक बैटल ग्राउंड है जहां पर ये दोनों महाशक्तियां खुद को एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कभी ड्रोन अटैक तो कभी मिसाइल अटैक तो कभी केमिकल अटैक करती रहती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यह भी कहना है दोस्तों कि अपने डिफेंस रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए अमेरिका जैसी शक्तियां इन ग्रुप्स को बढ़ावा देने का कार्य करती हैं जिससे कि वे अपनी आर्म सप्लाई को बढ़ा सकें। जैसे कि एक दौर था जब अमेरिका ओसामा बिन लादेन जैसे खूंखार की और उसके संगठन को ना आतंकी मानते थे और ना ही उनके किसी भी इलीगल एक्टिविटीज को कंडेम करते थे, उन्हें आर्म्स और वेपन्स मुहैया करते थे। लेकिन जब इन लोगों ने अमेरिका पर अटैक किया तो उसके बाद अमेरिका उन्हें की मानने लगा। कई देशों में अलगाववादी संगठन भी एक्टिव रहते हैं। इनका मकसद होता है किसी एक एस्टैब्लिश देश से अलग होकर अपना एक नया देश बनाना जहां पर सिर्फ उनके ही समुदाय के लोग हों। हालांकि ये लोग स्टेट यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं बट अपने काम को करवाने के लिए आर्म्स का प्रयोग करते हैं। ये लोग अलगाववादी की तरह खूंखार नहीं होते जिनका मकसद सिर्फ किसी को भी मार देना होता है। अलगाववादियों को आतंकवाद से नीचे रख सकते हैं, जी हाँ, क्योंकि इनकी लड़ाई सरकार और सरकारी संगठनों के खिलाफ ही होती है। भारत की बात करें तो भारत में अब तक कई अलगाववादी संगठनों का प्रभाव रहा है, जैसे कि तमिलनाडु में लिट्टे का जिसकी रीच श्रीलंका तक थी, असम में बोडो कम्युनिटी का जो अपने लिए एक बोडो लैंड की डिमांड करते हैं, नागालैंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में नागा समुदाय का काफी ज्यादा प्रभाव रहा है। कभी कभी देखा गया है कि ये अलगाववादी संगठन विदेशी ताकतों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि किसी रीजन को लेकर दो कंट्रीज के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहता है और यदि वहां पर किसी एक कंट्री द्वारा आतंकवादी गतिविधियां की जाती हैं तो कुछ देश उसे की मानने से इनकार कर देते हैं, जिसके कारण उस रीजन में आतंकवादी गतिविधियां और भी बढ़ जाती हैं। जी हाँ, जैसे कि हमारा कश्मीर जिसके अंदर लंबे वर्षों से आतंकवादी गतिविधियां जो कि पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड होती हैं वो चल रही हैं। चीन और तुर्की जैसे देश टेररिज्म से रिलेट नहीं करते हैं। उनका मानना है कि यह एक्ट ऑफ टेरर नहीं है बल्कि अलग देश के लिए वहां के लोगों का संघर्ष है। इस कारण से कश्मीर में टेररिज्म बढ़ता चला गया है। आतंकवाद का धर्म से नाता दोस्तों, ऐसा देखा गया कई बार कि दुनिया भर के आतंकवादी संगठन किसी न किसी मुस्लिम देश से स्पेसिफाई होते हैं। जैसे कि हमास एक मुस्लिम ग्रुप है जिसे इजराइल, अमेरिका, यूके, कनाडा जैसे देश टेरर ग्रुप मानते हैं, जबकि रूस, चीन, पाकिस्तान, ब्राजील जैसे देश इसे आतंकवादी नहीं मानते। यहाँ तक कि यूएन भी इसे ग्रुप मानने से डिनाई कर चुका है। आईएसआईएस भी एक मुस्लिम मिलिटेंट संगठन है और यह सीरिया और इराक के साथ साथ पूरी दुनिया में एक्टिव है। अलकायदा जो कि अरब देशों के लोगों से बना है और वर्ल्ड वाइड एक्टिव है, यह भी मुस्लिम ग्रुप है और सोमालिया, माली, यमन जैसे देश में काफी ज्यादा सक्रिय रहता है। इसके साथ ही हक्कानी नेटवर्क, इस्लामिक जिहाद यूनियन, हरकतुल मुजाहिदीन, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल्लाह जैसे तमाम बैंड की ग्रुप्स हैं जो सिर्फ इस्लामिक रीजन से बिलोंग करते हैं। इसलिए माना जाता है कि सभी आतंकवादी संगठन मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए दोस्तों कि इजिप्ट, ईरान, यमन, माली, चाड, सीरिया, इराक, लेबनान, कतर, सोमालिया जैसे मुस्लिम देश आतंकी संगठनों से प्रताड़ित हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जो इस्लामिक कंट्रीज हैं और नॉर्थ अफ्रीका के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये सभी प्रमुख रूप से ग्रुप्स के सेंटर बने हुए हैं और ये सभी ग्रुप्स इस्लाम से आते हैं। इन सब के पीछे कुछ फैक्टर्स ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि गरीबी, अशिक्षा, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम ऑयल, वीक गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अमेरिका, रूस जैसी महाशक्तियों का इन्वॉल्वमेंट जो किसी न किसी रूप से इन रीजन्स में इंस्टेबिलिटी को क्रिएट करते हैं और फिर उसे बढ़ावा देते हैं, जिसके आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती हैं। ये बात बड़े हद तक सही है दोस्तों कि मैक्सिमम ग्रुप्स इस्लामिक रीजन से होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इस्लाम धर्म होने के कारण वे टेररिस्ट बनते हैं। सच्चाई यह है कि ये ग्रुप्स रिलीजन का सहारा लेते हैं, चूंकि धर्म के नाम पर लोगों को जोड़ना आसान हो जाता है। लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके उन्हें किसी के खिलाफ उकसाया जा सकता है। आतंकवाद को रोकने के लिए एजुकेशन सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकती है। लोगों में एजुकेशन को प्रमोट करके उनके सोचने की एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद वे इमोशनली स्ट्रांग हो सकते हैं और रेडिकल्स के अपीजमेंट पॉलिसी से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।